तो आज जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली हमें क्या करना है बेटा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है। तो उस टाइम उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है, हमें उसी के बारे में डिस्कस करना है बेटे। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास क्या है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बेटे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि इसको मैं पैरेलल लाइन से दिखा रहा हूँ, और पैरेलल लाइन जो है वो क्या है बेटे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर है। ठीक है, तो इसी वजह से ये कैसा माना जाएगा बेटे, ये माना जाएगा आपके पास क्या, कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका जो मैग्नीट्यूड है ऑब्वियसली बात बेटे कितना है, वो ई है। ठीक, चलिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो ये ई वेक्टर है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल ई है सपोज। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, मान ले बेटे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है ऐसे, एक ना इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ ऐसे, मान ले कि ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, उसने जो एंगल बना रखा है ई के साथ, वो बना रखा है बेटे थीटा। यहाँ पे प्लस क्या चार्ज है, यहाँ पे कितना बेटे माइनस के क्या चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम मानते हैं वो ऑब्वियसली कौन सा बेटे, वो 2a होता है, और वो बहुत 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 कम होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जी, अब ध्यान से सुन बेटे, इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली बात है बेटे कि माइनस क्यू चार्ज से किस तरफ होने वाला है, प्लस क्यू चार्ज तक होने वाला है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर बन जाता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, P वेक्टर से। वो किसके बराबर होता है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ क्यू इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। और जो डायरेक्शन होता है ये बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन है इस P वेक्टर का वो कैसे है बेटे, वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ में है। क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो सपोज कर बेटे कि आपने जो एंगल मान रखा है ना, ये एंगल मान रखा है θ1। कितना मान रखा है बेटे, θ1। ठीक, ओके। तो आपने क्या करा बेटे, अब अगर ये यहाँ पे ये θ1 एंगल है, तो ऑब्वियसली बेटे कि इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा बेटे Q इंटू ई। सिमिलरली इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा बेटे, माइनस के Q इंटू ई, तो यानी कि Q इंटू ई। ठीक है, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट वो खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो इस टाइम ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, मुझे मालूम है कि वो क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटे, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और याद करो कि जो टॉर्क का हमने फॉर्मूला बताया था, आपको बताया था बेटे P क्रॉस ई। कितना समझाया था, P क्रॉस ई। तो बेसिकली वो कितना बेटे, अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो वो किस तरह बेटे, ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, वो P E साइन थीटा। कैसे होना चाहिए बेटे, वो P E साइन थीटा। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्शन का बात करता हूं तो याद करो जो इस टाइम तेरा टॉर्क होता है वो कितना होता है बेटे, R क्रॉस F। कितना होता है, R क्रॉस F। तो ध्यान से सुन बेटे क्या, कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, वो इस वाले पॉइंट, मतलब इस वाले पॉइंट के एक एक्सिस पास हो रही है, उसके अराउंड में वो रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसे ही उसके अराउंड में वो रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो देख ध्यान से सुन बेटे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो माना जाएगा वो तेरा पोजीशन वेक्टर माना जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर इन द सेंस कि सपोज कर कि R वेक्टर तेरा ये बनने वाला है, और जो फोर्स लग रहा है बेटे वो ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो तेरा ये R वेक्टर है ऐसे। क्लियर है मेरी बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या निकालना बेटे, R क्रॉस F। तो जब भी आपको A क्रॉस B निकालना होता है तो आप क्या करते हो, दोनों वेक्टर का सपोज कर बेटे ये पॉइंट O है, तो ये वाला पॉइंट O ही है ऑब्वियसली, समझने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो बेटे, दोनों वेक्टर्स की टेल मिला देते हो। तो जैसे ही आप टेल मिलाओगे तो टेल मिलाने से क्या होगा बेटे, ध्यान से देख, F तेरा है इधर, ओके, F है तेरा बेटे इधर। इस वेक्टर को उठा करके यहाँ पे लेके चले जाओ, तो जैसे आप इसको यहाँ लेकर के जाओगे तो ये बना बेटे क्या, R, और ये कौन सा वेक्टर बना बेटे, F। तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा बेटे, R क्रॉस F। तो इस टाइम इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसका जो डायरेक्शन है बेटे वो अंदर की तरफ है, कोई शक वाली बात नहीं बेटे। क्लियर है? तो मान लो कि हमें क्या करना है बेटे, कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को ना ऐसे रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। कितने एंगल तक रोटेट करना बेटे, ऑब्वियसली हमें करना बेटे, सपोज कर कि तुझे इसको रोटेट कर देना कितने एंगल तक, मान ले तुझे इसको रोटेट करना θ2 एंगल तक। क्लियर है मेरी बात बेटे? तो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, मतलब प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल नहीं स्मॉल क्यू चार्ज, और ये कितना बेटे, ये माइनस के क्यू चार्ज है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बेटे θ2। क्लियर है? तो आपको अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली बेटे आपको ना क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा बेटे, वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। आप जो कार्य करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में,
वो कार्य इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और उस एनर्जी को हम क्या बोलने वाले हैं बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? अब ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख, क्या ध्यान से देख बेटे, क्या कि मान ले क्या मान ले कि जो तेरी बीच वाली सिचुएशन थी ना, सपोज कर हम θ1 से θ2 तक लेकर गए हो, तो आपने क्या करा बेटे, आपने क्या करा इसके साथ कि आपने थीटा एंगल माना है और बेटे आप इसको θ1 एंगल से θ2 एंगल तक इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, जब आप थे 11th क्लास के अंदर तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है ना बेटे टॉर्क की फॉर्म में, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बेटे टाउ डॉट थीटा के बराबर। क्लियर है मेरी बात बेटे? और जो थीटा होता है यहाँ पर मैं इसको एक वेक्टर क्वांटिटी मानता हूँ। वेक्टर कैसे मानता हूँ, याद कर बेटे कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल ट्रेस करूँगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल ट्रेस करूँगा, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या बेटे माइनस के वाई एक्सिस है। अगर आप एंगल ट्रेस करोगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये थीटा तेरा पॉजिटिव माना जाएगा। पॉजिटिव मतलब ये बाहर की तरफ माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप एंगल ट्रेस करोगे राइट साइड में मतलब क्लॉकवाइज, तो वो एंगल क्या माना जाएगा बेटे, थीटा माना जाएगा। तो ध्यान से सुन, आप ये जो वर्क डन कर रहे हो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, वो वर्क डन बेटे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है और उसे हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला है। क्लियर है? ध्यान से दे बेटे कि जो तेरा वर्क डन है ना वो थीटा पे वेरी कर रहा है। अगर वो थीटा पे वेरी कर रहा है तो थीटा तेरा क्या हो रहा है बेटे, वहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर थीटा तेरा चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली बेटे क्या कि जो तेरा अगर थीटा तेरा वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो मुझे तो क्या करना है बेटे, स्मॉल अमाउंट में थीटा बनाना है और उन स्मॉल अमाउंट का जो वर्क डन बनेगा, थीटा का वर्क डन बनेगा, मतलब डी थीटा मानेंगे उसको, उस डी थीटा का जो वर्क डन बनेगा उसे मुझे क्या कर देना बेटे, सम अप कर देना है। ठीक है, तो जो सपोज कर कि आपने क्या करा है, इसको आप कहाँ पर आए हो, सपोज कर कि आपने बीच की कोई सिचुएशन ले ली जहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल ने ये जो एंगल बना रखा था ना बेटे, ये कितना बना रखा था, थीटा से लेकर के डी थीटा। कितना माना बेटा आपने, थीटा से लेकर के ये डी थीटा। बेटे ये कितना एंगल है बेटे, ये डी थीटा एंगल है। ठीक है, ये डी थीटा एंगल बनाया मैंने। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए बेटे। मतलब कि ये माइनस के क्या चार्ज है, ये भी माइनस के क्या है, ठीक है, ये प्लस क्या हुआ है। तो इमेजिन कर कि तुझे थीटा से थीटा प्लस डी थीटा एंगल बनाना है, तो ओब्वियसली तुझे स्मॉल अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा। वो स्मॉल अमाउंट में वर्क डन जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा बेटे, वो बनेगा टाउ डॉट डी थीटा। क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो सारा का सारा वर्क डन कैलकुलेट करना बेटे, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेकर के θ2 तक का सारा वर्क डन क्या करना है बेटे, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस ही बात है बेटे, और वो जो वर्क डन होगा वो ऑब्वियस ही बात है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से लिखता आया हूँ, वो किसके बराबर होगा बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और यहाँ पे आया बेटे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। होप कि आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, और ध्यान से सुन, अब मुझे मालूम है ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब जो थीटा है वो ए और बी के बीच का एंगल है। ध्यान से देख बेटे कि यहाँ पर जो टाउ है ना, टाउ है तेरा, वो अंदर की तरफ है। ठीक है, जबकि जो तेरा थीटा है आपने बाहर की तरफ ट्रेस करा, मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करा, तो उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, वो गया बेटे 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो गया तो ए बी कोस 180, तो मतलब कोस 180 की वैल्यू होगी -k1। तो आपके पास कितना आंसर आया बेटे, यहाँ पे ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ टाउ इंटू डी थीटा। मतलब टाउ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, टाउ वेक्टर का, डी थीटा का मैग्नीट्यूड कितना बेटे ये है। और आप कहाँ से कहाँ तक आए हो, आप आए हो बेटे θ1 से लेकर के θ2 तक। ठीक है, अब ध्यान से देख बेटे कि मैंने माइनस यहाँ रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ तेरा कितना है, टाउ है, टाउ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, पी ई साइन थीटा। तो कितना बेटे, वो पी ई साइन ऑफ थीटा। ठीक, इनटू में बेटे ये वाला डी थीटा। क्लियर है, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेकर के θ2 तक है इसका वैल्यू। तो बस इसका वैल्यू पुट कर दे, माइनस के पी ई बेटे इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से लेकर के θ2 तक साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ओके जी, माइनस के पी ई
साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटे माइनस के कॉस ऑफ थीटा, माइनस के कॉस ऑफ थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेकर के बेटे थीटा 2 तक। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है, आपके पास जो आंसर आने वाला है बेटे वो क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए। अब कितना आएगा बेटे, वो आएगा मतलब जो टोटल बर्डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो यू होगी, और वो कितनी होगी बेटे, वो होगी पी इंटू कोस ऑफ थीटा, कहाँ से कहाँ तक बेटे, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। तो u किसके बराबर बना है, वो बना बेटे p इंटू ई, क्लियर है, इंटू में कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1 के बराबर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे, जब भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता हूँ तो मैं बेटे वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो तो आप एक रेफरेंस लेवल मानते हो, और उस रेफरेंस लेवल के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटे, ज़ीरो होती है। कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो जब आपने एक्सप्रेशन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, तब आपने एक चीज़ किया था बेटे कि क्या मैंने क्या यहाँ पे लिया था, स्मॉल क्यू बेटे कितनी दूरी पर था, r1 दूरी पर था, ठीक है, और वो कहाँ भाग गया बेटे, इन्फिनिटी पर भाग गया। कहाँ भाग गया बेटे, वो इन्फिनिटी पे, मतलब R2 का जो वैल्यू आपने लिया था वो इन्फिनिटी लिया था, मतलब फाइनल चीज़ को आपने क्या लिया था बेटे, इन्फिनिटी, और मतलब फाइनल पोजीशन को क्या लिया था आपने, इन्फिनिटी। फाइनल पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तूने मानी थी वो कितनी मानी थी बेटे, जीरो मानी थी। तो ध्यान से सुन बेटे कि फाइनल जो एंगल है तेरा वो कितना है बेटे, थीटा 2 है। कितना है, थीटा 2 है। तो मैं इस थीटा 2 को कितना पुट करूं, कितना पुट करूं कि इसका वैल्यू कितना आ जाए बेटे, जीरो आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही वो जीरो आएगा तो थीटा 2 का वैल्यू, अच्छा कोस थीटा 2 का वैल्यू मैं कितना पुट करूं कि ये वाले टर्म कितनी बन जाए बेटे, जीरो बन जाए। जीरो मीन द सेंस कि जो फाइनल टर्म है तेरी वो कितनी बन जाए बेटे, जीरो बन जाए। तो थीटा 2 का वैल्यू आप कितना पुट कर दो बेटे, 90 डिग्री पुट कर दो। ठीक है, और थीटा 1 का वैल्यू नॉर्मल पुट कर लो बेटे, जब हमारे पास थीटा 2 है ही नहीं है तो थीटा 1 को मैंने कितना मान लिया बेटे, थीटा मान लिया। तो ध्यान से देख, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई है वो कितनी आई है बेटे, पी इंटू में जीरो माइनस के कॉस ऑफ थीटा, तो माइनस के बेटे कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ माइनस के पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये किसके बराबर है बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का, किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर है मेरी बात। और उसका फॉर्मूला क्या है बेटे, पी डॉट ई। अब माइनस का मतलब क्या है बेटे, ऑब्वियस सी बात है बेटे, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी बेटे। ठीक है, याद करो, स्टेबल मीन द सेंस कि उसका जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। याद कर कि जो आपकी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आई थी ना, हमने जब ग्रेविटेशन चैप्टर किया था वो आई थी माइनस के जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय में आर। अब ये जो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की वो उतना ही ज़्यादा तेरा स्टेबल होने वाला है। तो ये नेगेटिव उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे। क्लियर है मेरी बात, चलिए जी, बहुत बढ़िया बेटे। तो ध्यान से देख, ये जो पी ई कोस थीटा मैंने लिखा है वो इसीलिए लिखा है, ए बी कोस थीटा किसके बराबर होता है, ए डॉट बी, तो मैंने पी वेक्टर है और ई डॉट इस वजह से लिखा है, डोंट वरी। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि समझ में आए। ध्यान से देख बेटे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर क्या बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी का डायरेक्शन सेम हो जाए, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं इसके अलोंग में अलाइन कर दूँ, तो जैसे ही मैं इसके अलोंग में अलाइन करूँगा तो आपको मालूम बेटे कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो उसी के अलोंग होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी कब, स्टेबिलिटी मीन द सेंस कि जब पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन क्या हो बेटे, सेम हो। और वैसे भी बेटे ये कॉमन सेंस है क्या, कि अगर आप जैसे ही इस पी वेक्टर का ई के साथ कोई एंगल बनाओगे ना, तो ये पी बेटे वापिस से ई की डायरेक्शन के अलोंग में अलाइन होने की कोशिश करेगा। अलाइन होने की कोशिश क्यों करेगा, ताकि वो अपने आप को क्या बना ले बेटे, स्टेबल बना ले। ठीक है, तो इस वजह से क्या बेटे, इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको बेटे, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं, स्टेबल कंडीशन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख रहा हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम क्यों बोला, क्योंकि भाई साहब इसके इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो टाउ नेट जो एफ नेट है वो इस टाइम जीरो है बेटे। ठीक है, तो तभी मैंने क्या बोला, इसको इक्विलिब्रियम बोला।
तो ध्यान से सुन, उस केस के अंदर क्या होगा बेटे, जो आपका पी वेक्टर होगा, पी वेक्टर मतलब माइनस के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और प्लस चार्ज यहाँ पे बेटे, ठीक है। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा वो भी राइट साइड के अंदर ही होगा। तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो इस टाइम थीटा कितना बेटे आपके पास है 0 डिग्री। तो कितना आने वाला बेटे, माइनस के पी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है पी डॉट ई। तो पी का मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी है, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई है, इनटू में कॉस ऑफ 0। कितना आंसर देगा बेटे, यह देगा माइनस के पी इंटू में ई। सिमिलरली अनस्टेबल का मतलब क्या है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल बेटे ऐसे है, तो ये वाला पॉइंट है ना, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज मान लिया, इसको बेटे मैंने नेगेटिव क्यू चार्ज मान लिया। आपने क्या करा, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम अगर आप इसको हल्का सा भी हिला दोगे ना, तो ये वापस से किसकी डायरेक्शन के अलोंग में आने की कोशिश करेगा बेटे, ये वापस से ई की डायरेक्शन की, जो पी वेक्टर होगा वो ई वेक्टर के अलोंग में आने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम माना जाएगा बेटे, अनस्टेबल पोजीशन मानी जाएगी या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो अनस्टेबल के अंदर क्या होगा बेटे, जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा बेटे 180 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री, तो ध्यान से देख क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी बेटे, माइनस के पी इंटू ई कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस ऑफ 180 डिग्री होता है बेटे माइनस के 1, तो कितना आंसर आया बेटे, वो पी ई आंसर आ गया, ठीक है। अब देख यहाँ पे क्या, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है तेरी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या बेटे पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब कि वो अनस्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है बेटे, अनस्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो रेफरेंस लेवल माना है, हमने वो कौन सा रेफरेंस लेवल माना बेटे, हमने रेफरेंस लेवल माना है क्या, कि जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इस ई के साथ 90 डिग्री बना लेगा। कितना एंगल बना लेगा बेटे, थीटा का वैल्यू क्या होगा बेटे, वो 90 डिग्री बना लेगा। तो उस टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो कितनी बनी बेटे, कोस 90 वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 90 0 मतलब उस टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी जाएगी 0। और इसी को आप क्या बोलोगे बेटे, उसका रेफरेंस लेवल बोलोगे। क्यों, क्योंकि जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हो तो आपको एक रेफरेंस लेवल मानना होता है, जहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना बेटे 0 हो। तो इस केस में कितना माना जाएगा बेटे, वो थीटा माना जाएगा। अब जो भी मैं मेजर करूँगा मैं इसके रेफरेंस में मेजर करने वाला हूँ, ठीक है। जब भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मेजर करूँगा तो मैं इसको रेफरेंस मान करके मेजर करूँगा बेटे। क्लियर है मेरी बात, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बेटे क्या है, क्वेश्चन दे रखा आपको, आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं कि आप लोग पहले अगर आपको आता है तो स्क्रीन पोज करके उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। और आसान सा क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये दिया हुआ है क्या कि जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था ना बेटे, क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल था। सपोज करो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप स्क्रीन पोज कर लेना और उसके बाद करने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपके पास क्या बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बेटे, कैपिटल ई है, कैपिटल ई है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, ठीक है। आपने क्या करा है कि आपके पास ना एक इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से रखा हुआ था ऐसे, मैं एक बना लेता हूँ ताकि सिमेट्री आ जाए हमारे पास। इलेक्ट्रिक डायपोल ना ऐसे था बेटे, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना बेटे माइनस के क्यू चार्ज है। तो ऑब्वियसली जो पी वेक्टर दे रहा है वो इस डायरेक्शन में ऐसे, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, ठीक। ये उसकी क्या दे रखी है बेटे, इनिशियल पोजीशन दे रखी है। क्लियर है। इसने ये जो एंगल बना रखा है, ये जो एंगल बना रखा है बेटे, ये कितना बना रखा है, सपोज करिए बना रखा है उसने 60 डिग्री। कितना बना रखा है बेटे, 60 डिग्री, ठीक। ये इनिशियल कंडीशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बेटे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट करेगा और किसके अलोंग में लाने की कोशिश करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अलोंग में ही पी को लाने की कोशिश करेगा बेटे। ये भी अभी मैंने डिस्कस करा है इस चीज़ को। तो सपोज कर कि अब ये जो कंडीशन बनी है ना वो ये वाली बन चुकी है बेटे, प्लस क्यू और ये बेटे माइनस के क्यू। क्लियर है। इसने जो एंगल बना रखा है वो बना रखा है बेटे 30 डिग्री। कितना बना रखा है, 30 डिग्री। तो इस टाइम ये क्या बेटे, ये फाइनल पोजीशन है। तो आपको क्वेश्चन देगा वो, फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब ये बात तो कंफर्म है बेटे क्या, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओके। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है बेटे, तो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो याद कर क्या होता है बेटे, वो होता है
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान से सुन, जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो आई थी माइनस के पी डॉट ई। कितनी आई थी? माइनस के पी डॉट ई, या फिर कितना आता बेटे, पी का मैग्नीट्यूड पी मान लिया, ए का मैग्नीट्यूड ई, इनटू में कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? अभी जो थीटा एंगल है ना वो किस किस के बीच में एंगल है बेटे? वो एंगल है पी और ई के बीच में। क्लियर है? तो ध्यान से दे बेटे कि अगर मैं ये ब्लैक वाला पोर्शन लेता हूँ ना, तो इसमें जो पी वेक्टर बन रहा है तेरा वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो पी वेक्टर तेरा ये वाला बेटे, ठीक। जबकि जो ई वेक्टर है बेटे वो राइट साइड में है। तो ध्यान से देख बेटे, पी वेक्टर तेरा ऐसे है और ई वेक्टर तेरा ऐसे है, तो इनके बीच में कितना एंगल बना बेटे? ये एंगल बनता है, ये 60 है, तो ये कितना बना बेटे? 120 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 120 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटे? यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए ना, माइनस के पी इंटू ई कोस ऑफ 120 डिग्री माइनस ये वाला। अब फाइनल कितनी बने बेटे? फाइनल कितनी बनने वाली है? कहाँ पर आए बेटे? माइनस के P इंटू ई इंटू फाइनल कितनी बने बेटे? P कोस थीटा। अब की बार P वेक्टर तेरे पास ये वाला है भाई, ये वाला वेक्टर है बेटे, P वेक्टर ऑब्वियसली, ठीक है। तो P के बीच में और E के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री है, तो पी ई इंटू कोस ऑफ 30 डिग्री। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये। तो माइनस के पी ई कोस 120 होता है बेटे, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 120 कितना बनेगा? कोस जो 120 बनेगा वो बनेगा माइनस के 1/2। कितना बने बेटे? माइनस के 1/2, माइनस से माइनस प्लस, और पी ई कोस 30 होता है बेटे √3/2। कितना होता है? √3/2। तो आपके पास आंसर आया बेटे पी ई इंटू पी माइनस और माइनस प्लस 1/2 प्लस √3/2। अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो पी ई इंटू पी ई बाई में 2 इंटू 1 प्लस √3। आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इसके बराबर आएगा। तो इस तरह से क्या बेटे, हमने पोटेंशियल एनर्जी का हमने इस तरह से क्या कर लेना है? यूज़ कर लेना है। क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया।